गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय शिक्षक भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार एक बार और प्रस्तुत हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योर सर में। राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा के अंतर्गत हम SST के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे पृथ्वी के प्राकृतिक प्रदेश, जंगलों के विषय में चर्चा करेंगे और भूखंडों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम और आप मिलकर चलते हैं इस नए टॉपिक पर, जिसका नाम है हमारे प्राकृतिक प्रदेश। हमारे प्राकृतिक प्रदेश। देखो, प्राकृतिक प्रदेश से मतलब ये है बच्चों, एक तो हमारे प्रदेश होते हैं जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, जैसे कि भारत हमारा 28 प्रदेशों का समूह है, देश है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड। पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, जो कि जिसका पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस। और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। देखो प्यारे बच्चों, ये वन अनुसंधान संस्थान या जितने भी रिसर्च सेंटर होते हैं, ये वे स्थान होते हैं जहाँ पर उस चीज़ से संबंधित खोजबीन की जाती है। तो भारत का वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। कहाँ पे? कौन से राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे। भारत देश में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं? भारत देश में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं बच्चों सबसे अधिक उष्ण पतझड़ वन। उष्ण पतझड़ उष्ण पतझड़ झा झंडा झड़ वन। कोई बात नहीं, हो जाती है कभी भूल। उष्ण पतझड़ वन सबसे अधिक पाए जाते हैं भारत में। और ये वन देखो कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो, सालाना वर्षा होती है, वहाँ पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो बारिश से एक प्रश्न बनता है, बारिश की मात्रा किससे नापते हैं? रेन गेज से। किससे नापते हैं? रेन गेज वो यंत्र होता है जिससे नापा जाता है कि कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, इस प्रकार के वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों? तो चंदन, सागौन, कत्था। कत्था जानते हो? कत्था, चूना कत्था नहीं जानते? पान खाया कभी? पान पे एक ब्राउन कलर का चीज़ लगाई जाती है, उसे बोलते हैं कत्था। ठीक है, ये खैर के पेड़ से प्राप्त होता है, खैर के पेड़ से। और आपका आंवला, जो कि भारतीय शाकीय डॉक्टर है, यानी आंवला सबसे अधिक औषधियों में काम आने वाला पौधा है। और पलाश का पेड़। पलाश क्या है ये? मैंने बताया पलाश के बारे में कुछ। पलाश को बोलते हैं जंगल की आग। क्या बोलते हैं? हमने आपको फ़ोन में दिखाया भी था।
पलाश का पेड़ जब इसके फूल खिलते हैं तो ये ऑरेंज कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ऑरेंज कलर के। और जब ये फूल बनता है ऑरेंज कलर का तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो। क्या लग गई हो? आग का रंग लगभग ऐसा ही होता है, लाल या ऑरेंज। इसका नाम होता है बच्चों ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जंगल की आग, अगर ये प्रश्न आ जाए कि जंगल की आग किसे बोलते हैं, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का जो वृक्ष होता है वो जब उसके फूल खिलते हैं तो फूलों के खिलने पर कुछ ऐसा कलर जंगल में बिखर जाता है चारों ओर जैसे आग लग रही हो। जंगल की आग, इस वृक्ष को जंगल की आग की संज्ञा दी गई है। और जंगल में वास्तविकता में आग कौन से पौधे लगाते हैं? यूकेलिप्टस या सफेदा। ये जो होता है जंगलों को दुश्मन, देखा होगा आपने, बहुत लंबे होते हैं भाई साहब से। यूकेलिप्टस, इसको सफेदा भी बोलते हैं। सफेदा, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये वनों का दुश्मन है। क्यों है वनों का दुश्मन? बताओ एक जना कोई। यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है बड़ा वाला, जितना ऊपर बढ़ा उतना ही नीचे बढ़ा। जिस खेत के किनारे ये लग रहा होगा उस खेत के सारी पानी की मात्रा, जितना भी वाटर होगा, अतिरिक्त पानी, इसको प्यास बहुत ज़्यादा है, इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि यूकेलिप्टस के पौधे अधिकतर नहरों और नदियों के किनारे लगे रहते हैं, या बम्बा जो होते हैं उसके किनारे लगे रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा तो दोबारा जाओ घूमने तब देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कुछ याद आ रहा है मैंग्रोव से? बताइए कितना याद आ रहा है? चलो इसको डिलीट कर दो। मैंग्रोव वन जो होते हैं वे पाए जाते हैं दलदली भूमि में। लिखिए, दलदली भूमि में पाए जाते हैं या नदी और समुद्र के किनारे जो जमीन होती है उसमें, नदी और समुद्र के किनारे वाले स्थान पर। ठीक है, मैंग्रोव पौधा जो होता है, मैंग्रोव वन, उसकी जड़ें जो हैं बच्चों बाहर निकली रहती हैं तीकुर की तरह, ऐसे ऐसे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन जड़ें। श्वसन जड़ें। ठीक है, देखो एक से कई प्रश्न मिल गए हमें। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? दलदली भूमि। दलदली भूमि कहाँ होती है? या तो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, या पानी की अधिकता हो। ठीक है, अब आया ये जो श्वसन जड़ें होती है न्यूमेटोफोर्स, ये बाहर क्यों निकली रहती हैं? बताओ, देखो हमें पौधों के लिए, पौधों का मुख्य भोजन होता है N2 नाइट्रोजन। दो सोर्स है नाइट्रोजन मिलने के, एक तो जमीन है यानी भूमि, एक भूमि है, और एक है वायुमंडल। क्या है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। और जमीन में अपनी आवश्यकता के अनुसार होती है। दलदली भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैस होती है, मीथेन भी होती है, ज्वलनशील गैस है। इसलिए ये जड़ें प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर निकल आती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं और बहुत ज़्यादा नुकीली होती हैं, और इस पौधे को आवश्यक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। ये श्वसन जड़ें, इन्हें बोलते हैं श्वसन जड़ें, न्यूमेटोफोर्स। कहाँ पाई जाती हैं? मैंग्रोव के जंगलों में। मैंग्रोव के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ दलदली भूमि हो। दलदली भूमि क्या होती है? जो समुद्र या नदी के किनारे का मिट्टी वाला ढीला स्थान। जैसे आपने देखा होगा कि कोई नाली है, सपोज दैट कच्ची नाली है, तो कच्ची नाली जहाँ से पानी निकल रहा है उसके बराबर का जो किनारा है वो कैसा होगा? गारे जैसा होगा, लसलसा गीला, जिसमें उंगली आराम से चली जाए।
जैसे जैसे किनारे से दूर जाएंगे हम तो मिट्टी कैसे हो जाएगी, दलदली होगी, टाइट होती जाएगी, टाइट। आप खेती बाड़ी करने वाले बच्चे हैं, खेतों में देखते हैं इन चीज़ों को, ऑब्जर्व किया करो कि क्या हो रहा है ये। अब प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ये वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। पश्चिमी बंगाल, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा नदी का ऐसा स्थान होता है जो त्रिकोण बनाता है, उसे डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा के पास ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लिख नहीं रही हो तो लड़की, लिख नहीं रही हो? कौन लिख रहा है? तो मैंग्रोव वन दलदली भूमि पाए जाते हैं। भारत में कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? पश्चिमी बंगाल, सुंदरबन डेल्टा के पास, ठीक है। जो मैं व्याख्या तुम्हें समझा रहा हूँ, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न जब बनाओगे तो तुम्हें टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर कक्षा 6 के बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं तो टेंशन ना लो, लेकिन लिखते रहो, खाली मत बैठो। अब लिखिए, भारत में चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब। चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? देखो, मैं अगर प्रश्न उत्तर विधि से पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो ये पाई जाती है कर्नाटक में, ठीक है। अगर पहाड़ी पूछी जाए बच्चों तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, किसमें? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है चंदन की लकड़ी, ठीक है। आगे लिखिए, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक और केरल 2 राज्यों में है, केरल में भी है नीलगिरी। देखो, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ बनती हैं? ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भारत है ये आपका केरल हो गया, और इससे लगा हुआ है कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है और ये दोनों पर्वत श्रृंखला जब बीच में मिलती है, इसे बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। दोदा बेटा, ठीक है। कर्नाटक में, भारत में चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है और केरल राज्य में, दोनों में मुख्य रूप से। और अगर पहाड़ी पूछी जाए कौन सी पहाड़ी पे मिलती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास जो जंगल है वहाँ पे लाल चंदन पाया जाता है, लाल रंग का। ये बहुत महंगा होता है। इस पर एक मूवी भी बनी है, पुष्पा, साउथ की एक मूवी है पुष्पा, उसमें इसका जिक्र किया गया लाल चंदन की तस्करी के बारे में। तस्करी जानते हो तुम? तस्करी नहीं, तस्करी क्या होती है? किसी चीज़ का ऐसा व्यापार करना जो सरकार की नज़र में ना हो, इलीगल व्यापार करना तस्करी कहलाती है। अगला लिखें, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है तथा ये क्यों प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली, 8 वाले बच्चे बताएं कहाँ स्थित है, कोई आइडिया? अच्छा ये बताओ, सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। साइलेंट वैली कहते हैं बेटा केरल को। किसे बोलते हैं? अब इसे साइलेंट वैली कहते क्यों है? क्या विशेषता है इसकी? यहाँ पर साइलेंट वैली में बच्चों, केरल में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से? सदाबहार वन। देखो, सदाबहार शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सदा और बहार, यानी ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे रहें। कैसे रहें? हरे भरे। तुम तो सदाबहार हो, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के रूप में कह देते हैं कि भाई तुम तो सदाबहार हो, हमेशा एक से ही रहते हो। तो सदाबहार का मतलब है हमेशा हरे भरे रहना। तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता, ये क्या चीज़ है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्या है ये?
जैव विविधता माने एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का पाया जाना ही बायोडायवर्सिटी कहलाता है। सबसे अधिक जैव विविधता साइलेंट वैली यानी केरल में है। वैसे तो हर जगह बायोडायवर्सिटी होती है। आप लोग एक जैसे आम का बगीचा देखें, आम या आम का बाग या अमरूद का बाग, कोई सा बाग देख लें, तो अगर आम के बाग में पूछा जाए तो क्या केवल आम के पेड़ ही होते हैं और कुछ भी होता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ज़मीन में भी बहुत कुछ होता है। उन पेड़ों पर रहने वाले सूक्ष्म जीव अलग होते हैं, पतंगे होते हैं, चिड़िया होती हैं, चिड़िया के घोंसले होते हैं, और पक्षी होते हैं, बंदर होते हैं और उल्लू। मतलब कुल मिला के एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हों, वो कहलाएगा जैव विविध। जैव माने जीव जंतु, विविध माने अलग अलग तरह के, इसी को कहेंगे बायोडायवर्सिटी। क्या कहेंगे? बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। चलिए, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी किसे कहते हैं बताइए, कोई आइडिया है? फूल कहाँ ज़्यादा खिलेंगे? जहाँ मौसम सुहावना रहेगा यानी ठंडा रहेगा। भारत से ही कटकर वो राज्य बना है, उत्तर प्रदेश से कटकर राज्य बना है, इसे फूलों की घाटी कहते हैं। बताइए। उत्तराखंड। वेरी गुड, उत्तराखंड। अभी बताया था उत्तराखंड। इसमें क्या था? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में। ठीक है, इसकी राजधानी देहरादून। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं और बेचे जाते हैं। अब लेकिन भारत के पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, भारत के पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखो, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट समझ लो, ऐसे नक्शे में देखें इधर, ये हमारा वेस्टर्न एरिया है। कौन सा है? वेस्ट यानी पश्चिम, और ये है पूर्व। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो तट पाया जाता है उसे बोलते हैं हम कोंकण तट। कौन सा बोलते हैं? हमने नक्शे में शायद तुम्हें पढ़ाया है, तुम भूल गए हो। और इसे बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट का मतलब है ये हमारे पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के जो वन है, ये पश्चिमी घाट के वन कहलाते हैं। यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? आंसर लिखेंगे सदाबहार वन। कौन से? सदाबहार का मतलब क्या है? हाँ, सदाबहार। अब एक बात बताइए बच्चों कि ये सदाबहार वन हमेशा हरे भरे कैसे रह पाते हैं? वहाँ बारिश की अधिकता है या पानी हमेशा बरसता रहता है। जंगल ज़्यादा होंगे तो पानी अधिक बरसेगा। ठीक है, लिख लिया? लिखिए अगला। कौन सा राज्य शहतूत रेशम पैदा करने में अग्रणी है? देखो बच्चों, परीक्षा में प्रश्न की भाषा बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है बताओ जरा मुझे। अग्रणी का मतलब आगे कौन है सबसे ज़्यादा? शहतूत रेशम माने रेशम की कीड़ा जो है शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन जो शहतूत का पेड़ वाला, शहतूत के पेड़ से या शहतूत रेशम जो प्राप्त किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है बच्चों कर्नाटक। कहाँ पे? अच्छा, कर्नाटक की कोई खूबी बताइए आप मुझे। अभी बताइए। एक तो चंदन के वन पाए जाते हैं, और बताओ। रबर के पेड़ भी पाए जाते हैं, रबर के। हाँ, रबर पेड़ से प्राप्त होती है। और कर्नाटक प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी के लिए। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। कर्नाटक का एक वो है शहर कुर्ग। क्या है?
कुर्ग से कॉफ़ी बीन्स आती है, कॉफ़ी के बीज, वहाँ से कॉफ़ी बनाई जाती है। और कर्नाटक सोने के लिए बहुत अच्छा आंसर दिया है, सोने की खान, सोने की खान जिसका नाम है KGF। क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार खान से ही सोना निकाला जाता है। भारत का इकलौता राज्य ऐसा कर्नाटक जिससे सोने का उत्पादन होता है। खान का नाम है कोलार। और अगर मिनरल्स की बात की जाए तो कौन से राज्य से सबसे अधिक खनिज पैदा होते हैं? वेरी गुड, सही जवाब। अगला लिखेंगे, सुंदरवन डेल्टा को सुंदरवन क्यों कहते हैं? कहाँ था सुंदरवन डेल्टा? बताओ। वेस्ट बंगाल। सुंदरवन डेल्टा को सुंदरवन क्यों कहते हैं? तो इसका एक ही आंसर है, यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं। कैसे? सुंदरी नामक वृक्ष, इससे ही नाम रख दिया सुंदरवन। ठीक है। अगला लिखेंगे, जीव मंडल किसे बोलते हैं? या जीव मंडल किन किन से मिलके बना है? जीव मंडल, यहाँ पे जीव से मतलब नहीं है, ये टंग होती है। जीव माने एनिमल। तो जीव मंडल बच्चों 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो स्थल मंडल, कल भी हमने मंडल पढ़ाए थे, फिर मंडल आ गई है। दूसरा वायुमंडल, और तीसरा मध्यमंडल। सोचो और कुछ। इस धरती के कितने भाग हैं? धरती के अंदर के नहीं पूछ रहे, धरती के ऊपर के। फिर वायुमंडल में पहुंच गए तुम। वायुमंडल तुमने लिख दिया ना। एक बच रहा है। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के संग लेटे, पाताल लोक या जलमंडल। क्या? जलमंडल। ठीक है। इन तीनों चीजों से ही तो पृथ्वी बनी है। देखो, स्थल मंडल पे मनुष्य रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं। हवा में कोई रहता है? कौन? पक्षी हवा में उड़ते हैं, रहते जमीन पे। और जलमंडल में जीव जंतु रहते हैं। ठीक है। इन तीनों जगह जंतु और मनुष्य पाए जाते हैं। ठीक है। और इसको पूरे को कहते हैं जीव मंडल। क्या कहते हैं? अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जहां भी हाइड्रो शब्द आ जाए, हाइड्रो उसका मतलब पानी है। क्या है? और पानी हाइड्रो से क्यों मतलब है? क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना है, इसलिए इसको हाइड्रोस्फीयर बोलता है, यानी जलमंडल। हाइड्रोफोबिया इससे मिलकर बना है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है प्रियंका बताओ? जी रट्टू तोता नहीं चलेगा, इसलिए कहते हैं चीजों को समझा करो। हाइड्रोफोबिया रोग है एक, कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है? कुत्ते या बंदर। इस रोग में बच्चों पानी से डर लगता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर। अब तुम जो बता रही थी, क्या नाम है खुशी, वो है हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। एक तरह की रिएक्शन होती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक माने ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें पानी मिल जाता है। क्या होता है? पानी मिल जाना। हाइड्रोफोबिक कौन सी होती हैं? हाइड्रोफोबिक यानी जो पानी से दूर भागती हैं। जैसे चीनी में अगर पानी मिलाया जाए तो वो हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें मिल जाएगा। और अगर तेल में पानी मिलाया जाए तो वो हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। या ग्रीस में पानी मिलाया जाए, ग्रीस में पानी मिलाएं तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो वो कहलाएगा हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से डरने वाली क्रिया और पानी के साथ होने वाली क्रिया। ठीक है। हाइड्रो से कितने क्वेश्चन बन गए? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और क्या बन सकता है इससे? हाइड्रो से। चलो इतने ही काफ़ी है, और मत बनाओ।
लिखिए अगला, जैव मंडल के कितने घटक हैं? अभी हमने 3 घटक लिखा दिए, ये लिख लेना, तीनों घटक हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का क्रम क्या है? वायुमंडल में लिखिए, हमने पूछा वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का क्रम क्या है? गैसों का क्रम है सबसे पहले N2 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस AR प्लस H2O गैस में, उसमें क्या कहते हैं, जल वाष्प में। देखिए, हमने कल आपको बताया था वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर अक्रिय गैस पूछी जाए तो सबसे अधिक अक्रिय गैस पाई जाती है आर्गन, और उसके बाद आता है जल वाष्प यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें। ठीक है, आगे लिखिए, वायुमंडल ऊष्मा का कैसा चालक है? वायुमंडल ऊष्मा का कैसा चालक है? देखिए, वायुमंडल बच्चों किससे बना है? वायु से। किससे बना है? वायु से। और वायु ऊष्मा की सबसे खराब चालक होती है। कैसी होती है? खराब। क्यों? क्योंकि हवा में गर्मी जो है ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती, जो कि दूर तक जाने में वो ठंडी हो जाती है। हो जाती है। अगर कहीं आग जल रही है तो ऐसा नहीं है कि एक निश्चित स्थान तो गर्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उससे पूरा मोहल्ला गर्म हो जाए, क्योंकि वो आगे तक जाने से रोकती है। इसलिए वायुमंडल ऊष्मा का कैसा चालक है? खराब चालक। कैसा? खराब चालक है। अगला लिखिए, चंद्रमा का तापमान दिन में तथा रात में बताओ। तो देखो, दिन में तापमान होता है बच्चों 110 डिग्री, यानी बहुत गर्म। कैसा? बहुत ज़्यादा गर्म। 100 डिग्री पे पानी खोल जाता है। और रात में हो जाता है -190, यानी बहुत ठंडा, बहुत अधिक ठंडा। दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। अब वो ऐसा होता क्यों है, ये समझिए। देखिए, चंद्रमा पर बच्चों कोई वायुमंडल नहीं है। इधर यहाँ कंपैरिजन समझेंगे हम। ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ रही हैं, और ये किरणें धरती पर भी पड़ रही हैं। ठीक है, मून और अर्थ। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक, और पृथ्वी का वायुमंडल है। और अभी हमने बताया वायुमंडल ऊष्मा को क्या करता है? रोकता है। पहले तो आने नहीं देता, और आ जाए तो फिर जाने नहीं देता। माने खराब चालक है। चालक का मतलब आने जाने देने वाला। और जब खराब चालक है तो आने भी देर में देगा और जाने भी देर में देगा। अगर अच्छा चालक जैसे चांदी होती, तो चांदी विद्युत की अच्छी चालक है, आए जाए बहुत तेज़ी से चलती है। तो वायुमंडल, सूर्य की किरणें जो होती हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जब पड़ती हैं तो पृथ्वी के चारों ओर क्या स्थित है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल हम कल पढ़ा चुके हैं, उसके 5 भाग हैं। जो 5 हवा के 5 भाग हैं उसको वायुमंडल बोलते हैं। तो इसकी किरणें वायुमंडल को गर्म करती हैं, इसमें गर्म करती हैं। और सूर्य अपनी अवरक्त किरणें, कैसी? अवरक्त किरणें छोड़ता है किस पे? धरती पर। ठीक है, अब ये आने में देर लेती हैं क्योंकि हवा इनको आने नहीं देती, और अगर आ जाए
तो फिर वही हवा इनको जाने नहीं देगी, इसलिए क्या हो जाएगा, धरती पर गर्मी लॉक हो जाएगी, यानी गर्मी रुक जाएगी। क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। और प्रकाश की अवरक्त किरणों को धरती से बाहर जाने से जो गैसें रोकती हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें। कौन कौन सी होती हैं, देखो CO2, CH4, N2O और CFC और जल वाष्प। ये 4-5 बहनें जो हैं इनका काम क्या है, देखो सुनिए। इनका काम ये है कि अगर प्रकाश की किरणें जो ज़मीन पर आ रही हैं, इस समय जो सूर्य चमक रहा है वो धरती को गर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, अब धरती को गर्म कर रहा है, तो ये किरणें जो है दिन में जो सूर्य धरती को गर्म करता है वो सारा का सारा प्रकाश रात में धरती माता उसको परावर्तित करती है। रात में, कब करती है, रात में। और परावर्तन करने के लिए ये जो गैसें हैं, ये जो बहनें हैं चारों पांचों, ये उसको जाने नहीं देती। इससे क्या होता है कि यहाँ गर्मी लॉक हो जाती है। क्या हो जाता है, यानी गर्मी रुक जाती है, लॉक हो जाती है, और हमारी धरती और ज़्यादा गर्म होने लगती है, और ज़्यादा गर्म, और ज़्यादा गर्म। और इसी क्रिया को हम कहते हैं भूमंडलीय तापन। क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन से मतलब भूमंडल का तपना या ग्लोबल वार्मिंग, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, यानी धरती का गर्म होना। धरती का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। धरती गर्म कैसे हो रही थी, बिल्कुल क्लियर करके समझना, अच्छे से डाउट नहीं रखना है बिल्कुल। सूर्य की हानिकारक किरणें जमीन पर पड़ती हैं, जमीन पर पड़ती हैं, उनमें होता है अवरक्त किरणें, या इसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण, ठीक है। सूर्य के प्रकाश जमीन पर पड़ा और बड़ी मुश्किल से उसने धरती में प्रवेश किया, क्योंकि हवा जो थी ऊष्मा को आने से रोक रही थी, क्योंकि हवा बुरी चालक है। और जब ऊष्मा आ ही गई, कि जो कि आना ही है, तो जब आ जाएगी ऊष्मा, तो रात में जब परावर्तन होगा, किरणें जब रात में लौट के जाएंगी, चलो कि हम अब चलते हैं, तो उन्हें धरती से निकलने से ये 4 गैसें रोकती हैं, CO2, CH4, N2O, CFC और जलवाष्प। 5 गैसें, ये पांचों गैसें रोक लेती हैं कि बहन जी कहाँ जा रही हो, यहीं रहो, ये तुम्हारा ही ग्रह है, इसको और गर्म करो और हमें तपाओ अच्छे से। तो ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण धरती के प्रकाश, सूर्य के ऊष्मा का रुक जाना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे धरती बहुत तेजी से गर्म हो रही है और इससे मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने पूछा था कि चंद्रमा पर इतना तापमान क्यों रहता है और यहाँ इतना तापमान कम क्यों रहता है। इधर देखें, अरे